Hello students, in today's lecture we are going to proceed with factorization of binomial. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 14 स्टार्ट किया और फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल कंक्लूड किया कि मोनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। साथ में हमने 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी किया कि जिसमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना था। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब हमें पता है कि दो टर्म्स का हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, बाद में हम ट्राइनोमियल भी देखेंगे बट फर्स्ट प्रायोरिटी में हम बाइनोमियल रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को हम कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली भी आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे कि मैं बाइनोमियल कंसिडर करूं ax प्लस ay, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दो टर्म्स हैं। ठीक है, इसलिए ये बाइनोमियल है। दो टर्म्स ax और ay हमें नजर आ रहे हैं, दो टर्म्स है मतलब कि ये बाइनोमियल है। इस बाइनोमियल को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हम अगर दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो दोनों टर्म में a कॉमन है। ठीक है, ax यानी कि a और x का मल्टीप्लिकेशन, ay यानी कि ऑफकोर्स a और y का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस y बचेगा। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड एक और है इसमें, पर मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट मेथड लर्न करो क्योंकि आगे जब फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टर्म्स हम पढ़ेंगे तब ये डायरेक्ट मेथड ही काम में आने वाला है। अदरवाइज सेकेंड मेथड क्या रहेगा कि आपका क्वेश्चन है ax प्लस ay। ओके, तो इस ax प्लस ay को, ax को मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स, फिर प्लस ay को मैं लिख सकता हूं a इंटू वाई। दोनों में से मैं a कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। यही चीज़ है। वैसे तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जब आपके पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बड़े टर्म्स हो तब आपको ये मेथड इजी लगेगा कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो 9th चैप्टर में हम करते थे। 9th चैप्टर में पहले क्या करते थे हम कि भाई पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, फिर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और फिर वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको याद हो तो। यहाँ वही चीज़ हमें उल्टे तरीके से करनी है। ठीक है, हम सम्स करते हैं तो आपको पता चले। देखो जैसे कि हमारे पास बाइनोमियल है 2x प्लस 6, तो यहाँ दोनों प्लस है इसलिए फिलहाल हम साइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। दूसरा आता है कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स में से यहाँ पे हम देखें दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ है 2 और 6 यानी कि 2 3 6, तो दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हम कॉमन ले लें। वेरिएबल्स में अगर हम देखें तो यहाँ x है लेकिन यहाँ वेरिएबल में कुछ है नहीं, मतलब दोनों टर्म्स में वेरिएबल नहीं होने की वजह से हम वेरिएबल में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है। मैक्सिमम जो कॉमन निकल रहा था वो हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 3 6 में से 2 तो कॉमन चला गया है तो बचा क्या, 3, तो x प्लस 3। सो 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3, ये 2 और x प्लस 3 दो इस तरीके से क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इस तरीके से बाइनोमियल क्या होता है, फैक्टराइज होता है। ठीक है, फिर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेजुअली क्लियर होता जाए। अब हमारे पास सपोज इस तरीके का बाइनोमियल है 5x² प्लस 25xy। अगेन फिलहाल दोनों प्लस है। ठीक है, इसलिए कुछ साइन के बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीच में माइनस हो तो भी साइन के बारे में टेंशन लेना नहीं होता है। फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हो तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तब तक साइन के बारे में हम नहीं सोच रहे।
तो हम देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 25 है, तो 5 5 जा 25 होता है और यहाँ 5 है, तो मतलब दोनों कोएफिशिएंट्स में से यानी कि कांस्टेंट्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है और 5 5 जा 25 मतलब 2 5 है, तो ऑफकोर्स हम एक 5 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फिर आते हैं 1 बाय 1 वेरिएबल्स के ऊपर। यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब 2x और यहाँ x है मतलब सिंगल x। तो देखो इस टर्म में 2x और इस टर्म में 1x, तो दोनों में से एक x अपने क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक x कॉमन ले लेते हैं। तो अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, 5 कॉमन चला गया, 2x थे उसमें से एक x कॉमन चला गया, इसलिए एक x बचेगा। अब खास करके यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो और देखो कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और किस तरीके से सोचना है वो बता रहा हूँ, और उसी हिसाब से आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके सम कभी गलत नहीं होंगे। ये इसलिए मुझे खास कहना पड़ रहा है क्योंकि 9th चैप्टर में भी आपको बिल्कुल वैसा ही करना था, जैसे मैं आपको कहता आ रहा था कि साइन, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करो तो कभी भी गड़बड़ ना हो। पर फिर भी आपकी गड़बड़ हो रही थी, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, थोड़ा ध्यान दो, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो 5x हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 5 कॉमन चला गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 2x थे उसमें से एक x कॉमन चला गया तो एक x बचेगा ऑफकोर्स। फिर प्लस 5 5 जा 25 होता है, उसमें से एक 5 कॉमन चला गया मतलब एक 5 डेफिनेटली बचेगा। एक x था कॉमन चला गया, y एज इट इज रहेगा क्योंकि y कॉमन में नहीं गया है, तो ये फैक्टराइज हो गया। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो सेकेंड मेथड में देखो 5x स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिखेंगे 5x इंटू एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर था इसलिए 2 बार, 25 है तो 5 5 जा 25, सो 5 इंटू 5, फिर इंटू एक्स इंटू वाई, एक एक 5 कॉमन दिख रहा है हमें, एक एक x कॉमन दिख रहा है, तो वो 5x कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचा, x बचा, फिर प्लस 5y बचा, तो हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको लगेगा कि कम मेहनत में कम सोच के हमारा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो लॉजिक कब डेवलप करोगे। ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करो, क्योंकि आगे 4 टर्म्स के फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट मेथड की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अदरवाइज आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो जो आपको इजी लग रहा है, ऐसे तुरंत पता चल जाए कि अंडरलाइन की करने वाले कॉमन निकल गए, तो जो अंडरलाइन बिना वाले बचे वो अंदर बचेंगे, ऐसे आपको पता चल जाता है इजीली। ठीक है, पर आगे जाके ये काम में नहीं आएगा, ये काम में आएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, let us have next example. सपोज इस तरीके का हमारे पास बायनॉमियल है 12x स्क्वायर वाई प्लस 18xy स्क्वायर। ओके, तो अगेन दोनों प्लस ही अभी है हमारे पास, सो हमें साइन के बारे में अभी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कोएफिशिएंट्स के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ 12 है और यहाँ पे 18 है, इनके बारे में हम सोचें तो आपको सोचना है 6 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 18 होता है, मतलब दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम।
अगर आपके दिमाग में तुरंत ये 6 नहीं आता है, आप कहोगे कि मुझे तो दिमाग में सिर्फ 2 आया, तो वो गलत होगा आपका। मैक्सिमम जितना फैक्टर कॉमन निकलता है उतना हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आता है दिमाग में तो आपके पास ये मेथड तो है ही। 12 है तो 2 6 जा एंड 2 3 जा, फिर 18 है तो 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो कॉमन 2 और 3 एक एक नजर आ रहा है, मतलब 2 3 जा 6 विल बी द कॉमन फैक्टर। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो अगर बड़ा नंबर है तो। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा तुरंत दिमाग में आपका आता जाएगा। हाँ, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट्स में से हमारा 6 कॉमन निकलेगा। पहला स्टेप आपको यही करना है कि दोनों टर्म्स में से कॉमन कितना निकल रहा है, जो भी कॉमन निकल रहा है वो निकाल दें। बाद में हम देखेंगे बचता क्या है अंदर, वो बात की बात है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, पहले देखते कॉमन क्या निकलता है। तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 की वजह से 6 कॉमन निकला। अब वेरिएबल पे जाते हैं। वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है, यहाँ पे x यानी कि सिंगल x है, तो एक एक x तो अपना कॉमन जा ही सकता है, तो एक x कॉमन निकलने वाला है, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर सेम वे एक y और यहाँ पे y स्क्वायर मतलब 2 नंबर ऑफ y, तो एक एक y दोनों में से क्या हो सकता है, कॉमन निकल सकता है, तो वो भी हमने निकाल दिया। कॉमन लेने का अब प्रोसेस अपना खत्म हुआ, ठीक है। अब देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या बचता है। तो देखो ब्रैकेट में अब देखना है, तो 6 2 जा 12 होता है, उसमें से 6 कॉमन चला गया तो 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया तो एक x बचेगा। एक ही y था जो कि कॉमन चला गया तो नहीं बचेगा। देन प्लस 6 3 जा 18, तो उसका 3 बचेगा। एक x था कॉमन चला गया तो वो नहीं बचेगा। y स्क्वायर मतलब 2 y थे, उसमें से एक y कॉमन चला गया तो एक y बचेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोच के आपको करना है, ठीक है, पेशेंस से, आराम से, ठीक है। तो ऑफकोर्स सही होगा आपका। ओके, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ये एक फैक्टर है 6xy और ये 2x प्लस 3y, ये पूरा ब्रैकेट हमारा दूसरा फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बायनोमियल का फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इस तरीके से है हमारे पास सपोज, ठीक है। तो इधर फर्स्ट टर्म के आगे भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो हम पहले तो माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। साइन इसमें ध्यान में रखना है, इसमें दोनों में प्लस था इसलिए हमने उसको जाने दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, ओके। फिर अब कांस्टेंट में आ रहे हैं, माइनस का साइन हमने कॉमन लिया है वो बात अलग है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं कांस्टेंट पे, साइन के बाद हम कोएफिशिएंट्स देखते हैं। तो कांस्टेंट्स में 4 और 18, 2 2 जा 4 होता है, 9 2 जा 18 होता है। तो एक एक 2 दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम एक एक 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि वेरिएबल में क्या होता है। तो एक वेरिएबल हमें एम स्क्वायर नज़र आ रहा है और यहाँ एम नज़र आ रहा है, तो दोनों में से एक एक एम हम कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर यानी कि 2 एम होते हैं और एक एम, तो एक एक एम तो कॉमन जाएगा ही, तो वो ले लिया। फिर एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, दोनों में एन स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एन स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अब देखेंगे ब्रैकेट में क्या बचता है। माइनस साइन कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4 होता है, तो एक 2 कॉमन चला गया तो एक 2 तो बचा है ना, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। एम स्क्वायर यानी कि 2 एम है, उसमें से एक एम कॉमन चला गया है, तो ऑफकोर्स एक एम बचेगा। एन स्क्वायर था और कॉमन चला गया तो जाने दो। माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, तो ऑफकोर्स अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते वक्त करते थे, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, वापस माइनस होगा, ठीक है। तो वही चीज़। हाँ, तो अब
साइन चेंज कर दिया हमने, नेगेटिव का पॉजिटिव, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है, पर माइनस था तो चेंज होके प्लस हुआ। 18, 2 कॉमन चला गया 18 में से, 2 9 जा 18 होता है, 2 कॉमन चला गया तो 9 तो बचेगा, एक ही m था कॉमन चला गया है, n स्क्वायर वो भी कॉमन चला गया, तो ठीक है अकेला 9 बचेगा, ठीक है। एक ये इसका एक मेथड हुआ। सेकेंड मेथड कि अगर हम साइन कॉमन ना ही ले तो, ठीक है, देखो कि भाई हम साइन कॉमन ही नहीं ले रहे, ऐसे ही कर रहे हैं फैक्टराइज, ठीक है, -4 n स्क्वायर माइनस 18 m n स्क्वायर, ओके। तो साइन अगर कॉमन नहीं ले रहे तो ठीक है, साइन को एज इट इज रहने दो, कोएफिशिएंट्स पे आ जाते हैं, तो 4 and 18 तो वो 2 कॉमन निकलेगा, m स्क्वायर और m एक एक m कॉमन निकलेगा, n स्क्वायर तो मतलब दोनों में n स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अब यहाँ क्या होगा, साइन हमने कॉमन ही नहीं लिया तो वो साइन एज इट इज रहेगा माइनस का, फिर 2 2 जा 4 का 2, एक m बचेगा, एक m कॉमन है तो, ठीक है, n स्क्वायर तो कॉमन चला गया, ये माइनस वाला साइन भी एज इट इज ही रहेगा, हमने कॉमन लिया ही नहीं है तो फिर, ठीक है, और अगेन 2 9 जा 18, m और n स्क्वायर तो कॉमन है, तो ये वही के वही साइन बचेंगे, कॉमन लिया तो साइन चेंज, नहीं लिया तो एज इट इज, ठीक है। पर इसका यूज जो है वो आगे अगेन आएगा कि नेगेटिव साइन से हम कॉमन ले तो क्या होता है, तो साइन चेंज होता है इस तरीके से, इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर और आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे आगे। ओके, अब हम आगे एग्जाम्पल देख रहे हैं। (26p²³ -2p³ इस तरीके से हमारे पास बायनॉमियल है। यहाँ आगे कोई साइन नहीं, इसलिए साइन कॉमन लेने का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो हम कोएफिशिएंट्स पे जाएंगे। कोएफिशिएंट्स में है 26, 13 2 जा होता है 26 और यहाँ पे है 2, 13 2 जा 26 और 2, मतलब दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है तो वो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर p² एंड p² मतलब 2p है और p यानी कि सिंगल p, तो एक एक p कॉमन जा सकता है तो वो एक p कॉमन ले लिया। q³ और q, तो q³ मतलब कि 3 नंबर ऑफ q, और इस टर्म में q मतलब एक q, तो एक एक q तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो एक q भी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते वक्त कभी भी ये सोचना नहीं है कि ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉमन लेते वक्त आप बस यही स्टेप बाय स्टेप सोचते जाओ कि क्या कॉमन निकलेगा। अब फिर टर्न आता है कॉमन लेने का प्रोसेस खत्म होने के बाद कि अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, वो स्टेप बाय स्टेप सोचो तो गलती नहीं होगी। अब सारी चीज़ें एक साथ सोचोगे और करने जाओगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगा। फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको ग्रेजुअली ये ग्रीप आ जाएगा कि हाँ फटाफट सम सॉल्व होते जाएंगे, और प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे तो गलती कभी नहीं होगी। सो 2 13 जा 26 होता है, या 13 2 जा 26, तो 2 कॉमन चला गया तो 13 बचेगा, लिख देते हैं। 2 पी थे उसमें से एक पी कॉमन चला गया तो ऑफकोर्स एक पी बचेगा। q³ 3 q थे उसमें से एक q कॉमन चला गया तो 2 q तो बचेंगे ना, 3 में से एक गया तो 2 q बचेंगे, 2 q इन द सेंस q² वो बचा। फिर माइनस का साइन, अब देखो 2 कॉमन चला गया, एक p कॉमन चला गया, एक q वो भी कॉमन चला गया, सारे फैक्टर्स कॉमन चले गए। तो जैसे मैंने कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है,
कोई फैक्टर नहीं बचता तो 1 तो बचेगा ही। समझ आया? तो ये हुआ फैक्टराइजेशन। अब आपके दिमाग में होगा कि सब चला गया तो 0 नहीं बचना चाहिए, 1 बच रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। अगर हम यहाँ से इधर आए हैं तो इसको मल्टीप्लाई करें ना तो वापस ये हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 डाल देते हो 13pq² माइनस 0 और ये 2pq लगा रहे हो तो अब ये वापस अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन हमारा बन जाना चाहिए, और नहीं बनता। देखो 2 13 26, p इंटू पी पी स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर क्यू क्यू माइनस दिस इंटू 0 तो 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 बचा के रखेंगे, ठीक है, और 2pq को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा क्वेश्चन वापस बनेगा 2 13 26, p इंटू पी पी स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर क्यू क्यू प्लस माइनस माइनस 2pq 1 2pq। तो देखो वही है अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ 0 बचाएंगे, ठीक है, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो गलत होगा, 1 बचाएंगे तो सही होगा। ठीक है, तो अब आप याद करो तो मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस ये आपका 9th चैप्टर, इसका उल्टा हम कर रहे हैं कब का? ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन। 9th चैप्टर में हमने देखा एक्सपांशन, यहाँ फैक्टराइजेशन। ओके, तो अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि 0 की जगह 1 क्यों, तो थोड़ा आप रिवाइंड करो और वापस समझो। ठीक है, कि अगर यहाँ पे 0 बचता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद वापस क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर 1 बचा के रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वापस हमें क्वेश्चन मिल रहा है। कॉमन निकालने के बाद अगर वापस मल्टीप्लाई करते तो वापस क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट मैथमेटिक्स। और तब हम यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने ये कॉमन फैक्टर बाहर अलग से लिख दिया हुआ है। ठीक है, या उसको फैक्टराइज किया हुआ है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमारे पास रहता है 3 टर्म्स का फैक्टराइजेशन। सपोज ax प्लस ay प्लस az, इस तरीके से हमारे पास 3 टर्म्स है। तो तीनों में कॉमन हम देख सकते हैं a है, तो वो a हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z बचेगा। ठीक है, सेम विथ ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स का हम एक और एग्जांपल ले लें कि ओके, इस तरीके से 3 टर्म्स है हमारे पास। तो पहले तो हम कॉन्स्टेंट्स में से देखेंगे क्या कॉमन निकलता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऊपर लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 7 ज़ा 14 होता है। तो तीनों में से 2 तो कॉमन जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया। x² x और x, मतलब यहाँ 2 x है इस टर्म में, इनमें एक एक x है, मतलब तीनों में से एक x तो है जो कॉमन जा सकता है, तीनों में एक एक x है। तो y² अगेन y, तो मतलब कि तीनों में एक y कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के वक्त हमें यही सोचना कि क्या कॉमन निकलता है मैक्सिमम, वो लेने के बाद अब देखेंगे क्या बचता है। 2 2 ज़ा 4 होता है तो उसका एक 2 बचना चाहिए, 2x में से एक x चला गया तो एक x बचना चाहिए, एक ही y था कॉमन चला गया तो y का काम खत्म। फिर प्लस है तो प्लस, 2 3 ज़ा 6 होता है तो उसका 3 बचेगा क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, x है वो भी कॉमन ले लिया है, 2y था उसमें से एक कॉमन ले लिया तो एक बचेगा। फिर माइनस साइन, 2 7 ज़ा 14, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या इसका अब 7, x कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फैक्टराइजेशन है। तो बस बाइनोमियल ट्राइनोमियल के फैक्टराइजेशन में आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी 2 या 3 टर्म्स दिए हुए हैं उनमें से क्या मैक्सिमम फैक्टर जो है वो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल दो, बाकी जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिख दो, तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। इसके बाद हम
आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन 2 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू टाइम लिमिट ये लेक्चर तो हम यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन 2 जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ बायनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही उसमें सम्स है या एग्जांपल्स है, आप ट्राई करना चाहो तो 14.1 का क्वेश्चन 2 ट्राई भी कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट जो लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगा उसमें उसको इंक्लूड करूँगा। ठीक है, 10 सम है, वो 10 के 10 सम हम इसी तरीके से बोर्ड पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सो see you in next lecture. Take care.